नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम 500 MCQs की इस सीरीज़ में हम दूसरा वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो कौन सा है? दूसरा वीडियो है जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक वीडियो, मतलब 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज हमारा ये 20 दिन के चैलेंज का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, दूसरा दिन है। ठीक, तो इसी प्रकार आपको 20 दिन तक जुड़े रहना है और पूरे MCQs जो है आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा 25 MCQs का जो सेट है, दूसरा सेट है, ये भू राजस्व, शिक्षा और प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? भू राजस्व, ठीक है, और शिक्षा और प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो प्रशासन रहा, ठीक है, उनके विस्तार के समय, तो उस पर ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, या फिर भू राजस्व या फिर शिक्षा से संबंधित रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए हैं कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। तो क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। ठीक है, कहाँ लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है लागू किया था। ठीक, और इसे स्थायी बंदोबस्त के अलावा स्तमरारी भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कथन क्या है? इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, भूमि का स्वामी किसे मान लिया गया? जमींदारों को माना गया, और जमींदारों के हाथों जो है किसानों को छोड़ दिया गया। उनके लिए कोई निश्चित नीति नहीं बनाई गई। जमींदारों के लिए निश्चित नीति थी कि इतना तुम्हें वसूल कर ला के देना है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार की नीति थी। तो दूसरा तो हो गया सही, पहला भी सही। तीसरा देखिए, यह व्यवस्था पूरे भारत के 51% क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। 51% क्षेत्र जैसे मद्रास और बॉम्बे में लागू थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 51% पर नहीं थी। जो स्तमरारी या फिर स्थायी बंदोबस्त है, ये पूरे ब्रिटिश भारत पर, जितना भी ब्रिटिश अधीन भारत था उसके 19% क्षेत्र मात्र पर लागू थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू थी? 19% क्षेत्र पर मात्र लागू थी। ठीक है, इसके अलावा जो 51% है वो रैयतवाड़ी है। ठीक है, 51% क्षेत्र में क्या लागू था? रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, राजस्व लेने का तरीका, यह बंदोबस्त। ठीक है, तो किस नियम के आधार पर राजस्व लिया जाएगा, वो होता था स्थायी बंदोबस्त, या रैयतवाड़ी या फिर मालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो है 51% क्षेत्रों पर लागू था। ठीक है, ब्रिटिश भारत के 51%। इसके अलावा जो शेष भाग था, 30% का जो क्षेत्र बच गया, वहाँ जो है मालवाड़ी लागू था। ठीक है, 19% क्षेत्र में जो जमींदार होते थे वे भूमि के स्वामी माने जाते थे। ठीक है, रैयतवाड़ी में आपके आ जाएंगे कौन? किसान आ जाएंगे। और 30% क्षेत्र में सरकार जो है पूरे महाल यानी कि ग्राम के समूह से राजस्व वसूलती थी। ठीक, तो ये होता था आपका क्या? ब्रिटिश काल में बंदोबस्त या फिर राजस्व लेने का तरीका। इसके बाद देखिए आपका 2 कथन सही हुआ, तीसरा गलत है। इसका मतलब केवल 1 और 2 आपका सही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए रैयतवाड़ी के जनक माने जाते हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्टन रीड या कर्नल रीड इसे माने जाएंगे, इसके जनक माने जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग सबसे पहले 1792 में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो 1792 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? 12 महल क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, 12 महल क्षेत्र में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन या कर्नल रीड ने किया था। ठीक है, बाद में थॉमस मुनरो क्या करता है? इसे मद्रास और बॉम्बे में व्यापक रूप से स्थापित करता है। कहाँ कहाँ स्थापित करता है? तो मद्रास और बॉम्बे में स्थापित करता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यही रैयतवाड़ी पूरे ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? 51% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें रैयत सीधे सरकार को लगान देते थे, जबकि स्थायी बंदोबस्त में क्या था? रैयत यानी किसान जो है क्या करते थे? पहले जमींदार को देते थे, जमींदार सरकार को देता था। ठीक है, यहाँ पास क्या है? सीधे रैयत क्या करते हैं? सीधे सीधे सरकार को लगान देते थे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका
रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके जनक कौन है? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, याद रखेंगे। 51% क्षेत्र पर लागू था। रैयत और सरकार याद रखिएगा। मद्रास, बॉम्बे याद रखेंगे। 1792, 12 माल याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था। इसके संदर्भ में महाल शब्द का अर्थ क्या था? महाल शब्द का क्या अर्थ था? तो महाल का मतलब होता है ग्रुप, यानी समूह, गांव का समूह, ठीक है। गांव या फिर गांव के समूह को क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। और महाल का मतलब जागीर होता है, ठीक है। इसमें इस व्यवस्था में अभी तक हमने स्थायी बंदोबस्त देखा, रैयतवाड़ी देखा। महालवाड़ी में क्या होता था? एक पूरे गांव, ठीक है, एक पूरे गांव के जितने भी किसान हैं, तो पूरे गांव से सरकार क्या करती थी? लगान वसूलती थी। पूरे गांव से सरकार सामूहिक रूप से लगान वसूलती थी या भू राजस्व वसूलती थी। उसे क्या कहा जाता है? उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आपका महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या किया था? धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, या बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, इसमें उन्होंने बताया कि आंकड़ों के साथ बताया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया, उसमें आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि कैसे जो है अंग्रेज भारत की संपत्ति चूस कर ब्रिटेन भेज रहे हैं, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने धन के निष्कासन का या बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। ध्यान देंगे, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो इसने भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही कथन है, हमें सही नहीं चुनना है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल आंसर आपको हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, क्योंकि 1813 में जो ब्रिटेन का मतलब ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका चाय के व्यापार पे एकाधिकार था, ठीक है। चाय के व्यापार से एकाधिकार नहीं छीना गया था, और ना ही चीन के साथ व्यापार को छीना गया था। इन दो चीज़ों में जो है इन दोनों चीज़ों में क्या था? इसका एकाधिकार बना हुआ था, तो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला भी आपको याद रखना है, जो सही चीज़ें उनको तो याद रखना है। इसने भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। और चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, जो मैंने बताया, ये भी सही है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शिक्षा आयोगों या फिर समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें बोला है, ठीक। अब इसमें देखिए, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर आयोग या फिर रेले आयोग। सबसे पहले कौन आया था? तो याद रखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये कब आया था? तो 1854 में गठित किया गया था, डलहौजी के समय, ठीक है। और इस वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, वुड्स की घोषणा थी, ठीक है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब बना था? तो 1882 में बना था। ये कब बना था? तो 1882 में बना था। ये 1854 है, ध्यान देंगे, ठीक है। वुड्स डिस्पैच कब है? 1854। हंटर आयोग 1892, सॉरी यहाँ पास मैं डेट फिर से लिख दे रहा हूँ। वुड्स डिस्पैच कब है? 1854 में आया। उसके बाद हंटर आयोग कब आया? 1882 में आया। रिपन के समय आया था। कौन थे इस समय? गवर्नर जनरल तो रिपन थे, ठीक है, यानी वायसराय रिपन थे, ठीक है। अब इसके बाद प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, किसमें? हंटर आयोग में किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, ठीक है। जबकि वुड्स डिस्पैच ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर रेले आयोग, सॉरी इसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका रेले आयोग बनेगा, ठीक है। तीसरा कौन सा बनेगा? रेले आयोग। मतलब आपका आंसर क्या बन रहा है? 1, 2, उसके बाद चौथा, फिर तीसरा। चौथा है रेले आयोग, जो कि इसके बाद बना था, ठीक है, क्रम में तीसरा है। तो 1902 में बना था कौन सा आपका? रेले आयोग, करजन के समय बना था। इसमें विश्वविद्यालय शुरुआत किए गए, क्या किए गए? विश्वविद्यालय सुधार किए गए। इसके बाद सैडलर आयोग आएगा अंत में, ठीक है। ये कब आएगा?
1917 में, और यहाँ से कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चारों आयोग और घोषणाओं को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्रम क्या बना, 1, 2, 4 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। इसने क्या किया, या फिर ऐसा क्या किया कि इसे मुक्तिदाता कहा जाता है प्रेस का? तो याद रखिए 1835-36 में, ठीक है, इसने क्या किया, जो 1823 में प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है, 1823 में जो कठोर लाइसेंसिंग नियम लागू किए गए थे, ठीक है, लाइसेंसिंग के कठोर नियम लागू किए गए थे प्रेस के लिए, उसको क्या करता है, हटा देता है। इसलिए 1835-36 में ये काम करता है ये, तो इसलिए क्या कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1878 का अधिनियम है, और लिटन का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो इसका कार्यकाल था 76 से 80 का। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 76 से 80 तक था। तो इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, और देखिए ये तो सही हो गया। फिर इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, बिल्कुल सत्य है। और सोम प्रकाश अखबार जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का अखबार था, ठीक है, ये जो है उसका मुख्य लक्ष्य था। सोम प्रकाश अखबार किसका मुख्य लक्ष्य था? इस एक्ट का या इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य था इसको बंद करना, जिसमें ये कर भी लेते हैं इसे। ठीक है, तो तीसरा भी कथन सत्य हो जाएगा। सोम प्रकाश अखबार सबसे पहले बंद किया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, या इसके संदर्भ में। तो 1, 2, 3 आपका सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए हैं कि जो अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय मुगल बादशाह, उन्होंने राजा की उपाधि दी। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए मतलब कथन पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अकबर द्वितीय ने क्या किया था, इसे अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था, ब्रिटेन भेजा था, और वहीं उसे राजा की उपाधि दी थी। फिर देखिए, उन्होंने मिरात उल अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार जो कि फारसी में था, और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था, उसका प्रकाशन किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, फिर उन्होंने 1828 में आत्मीय सभा का गठन किया, जो बाद में ब्रह्म समाज बना। ये भी कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और 1828 में ब्रह्म समाज का गठन हुआ था। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक, तो तीसरा हो गया आपका गलत। 1828 में जो है ब्रह्म समाज बना तो था, लेकिन आत्मीय सभा जो है 1815 में बना था। तीसरा कथन गलत है। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए बोला है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सत्यशोधक समाज। पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या लिखा है। अच्छा, कोट भी दिया है। ठीक है, चलिए, कोट में दिया है। तो हमें ये सुमेलित करना है कि संगठन को कौन से संस्थापक ने संस्थापित किया था। ठीक, तो प्रार्थना समाज जो कि 1867 में स्थापित हुआ। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। तो ए का क्या हो गया? 2। फिर आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है, याद रखेंगे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बी का हो गया आपका क्या? 1। फिर देखिए, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। तो सी का हो गया क्या? 3। फिर देखिए, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना की जाती है 1873 में, और इसकी स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले करते हैं। तो डी का हो जाएगा 4। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया? 1897 में किया। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्रम क्या बन जाता है? 2, 1, 3 और
4 बन जाता है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 2 1 3 और 4। तो देखिए 2 1 3 4 कहाँ पास मिल रहा है आपको, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो बिल्कुल कथन सही है। कथन क्या है? सही है। फिर देखिए, वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने वेदों का हवाला देकर प्रमाणित किया कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है। तो क्या ये कारण भी सही है? ठीक है, कारण भी सही है। अब आपको ये देखना है कि कारण इस कथन की व्याख्या कर रहा है क्या। ठीक है, कारण इस कथन की व्याख्या कर रहा है क्या? तो बिल्कुल सत्य है। इसी कारण से जो है ये अधिनियम ये पारित करा पाए। तो बिल्कुल ए आर दोनों सही है। आर व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा चलाया गया था? तो शुद्धि आंदोलन याद रखिएगा, ये चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने क्या किया? उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए, हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाने के लिए क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, जिन हिंदुओं ने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म अपना लिया था, उन्हें वापस लाने के लिए क्या किया गया? ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया? आर्य समाज या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले इसके लेखक थे। 1873 में इन्होंने यह गुलामगिरी नामक पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा उन्मूलन के आंदोलन को समर्पित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अमेरिका के दास प्रथा उन्मूलन आंदोलन को समर्पित करके ये पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की तुलना, इसमें क्या किया? जाति व्यवस्था की तुलना उन्होंने दासता से किया। जाति व्यवस्था की तुलना किससे किया? दासत्व से किया। ठीक, इसके बाद चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए कथन में कौन सा सही आपको पहचानना है। इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट ने अमेरिका में की थी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट ने की थी, 1875 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1875 में। अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, अब इसके बाद 1882 में जो है इसका मुख्यालय, 1882 में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास बन जाता है। ठीक, अड्यार बन जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो दूसरा भी सही है। फिर एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी और उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं कब? 1893 में ये भारत आती हैं और बाद में अध्यक्ष बनती हैं और उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब? 1898 में। ठीक है, इसकी अध्यक्ष बनती हैं और उसके बाद क्या करती हैं? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कब? 1898 में, जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ये क्या थे? हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे, याद रखेंगे। ठीक है, और यंग बंगाल आंदोलन का 1820 के दशक में इन्होंने शुरुआत किया। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब किया? 1820 के दशक में शुरुआत की और वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। ठीक है, याद रखेंगे। और छात्रों को तर्कसंगत सोचने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, क्या करते थे? कि छात्रों को तर्कसंगत सोचने के लिए प्रेरित करते थे। और याद रखिएगा, इन्हें हेनरी विवियन डेरोजियो को इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि
कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। किन्हें? हेनरी विवियन डिरोजियो को। इसके बाद आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाज सुधार अधिनियमों को सही कालक्रम में लगाएं। तो देखिए, सती प्रथा निषेध, शारदा एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट, तो ये सभी आपको सही क्रम में जमाना है चारों को। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले आ जाएगा सती प्रथा निषेध, ठीक है। नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं मतलब। तो सती प्रथा निषेध सबसे पहले आ जाएगा, कब अधिनियम पारित हुआ था? तो 1829 में बेंटिक के समय, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया? 1800 आपका आ जाएगा 56 में, ठीक है, कैनिंग या डलहौजी के समय। अब इसके बाद आ जाता है नेटिव मैरिज एक्ट। ये कब पारित होता है? तो ये पारित होता है 1872 में, ठीक है। ब्रह्म विवाह अधिनियम भी बोलते हैं, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो है ये पारित होता है। और इसके बाद आ जाएगा आपका सती प्रथा निषेध अधिनियम, तो ये पारित होता है, सॉरी ये तो हो गया शारदा एक्ट। शारदा एक्ट हो जाएगा आपका 1929। शारदा एक्ट कब? 1929, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष कर दी जाती है। तो इस प्रकार से अब आप व्यवस्थित कर सकते हैं जब आपको इनका तिथि या कालक्रम मालूम है। तो देखिए, सबसे पहले इनमें से कौन आ जाएगा? 1829 यानी सती प्रथा निषेध एक। उसके बाद आ जाएगा 1856 यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी 3। एक के बाद कौन सा? 3। उसके बाद आ जाएगा आपका नेटिव मैरिज एक्ट या फिर ब्रह्म विवाह अधिनियम, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो क्या हुआ था, पारित हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 4। इसके बाद आ जाएगा शारदा एक्ट सबसे अंत में 1929 में, तो आ जाएगा 2। 1 3 4 2 कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहाबी आंदोलन का भारत में मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वहाबी आंदोलन, याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन मूल रूप से इस्लामी पुनरुत्थानवादी था, ठीक है। इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारत में इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी भारत में इसके प्रवर्तक थे और मुख्य केंद्र इसका पटना था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन ये कथन सही है। कौन सा सत्य नहीं है हमको चुनना है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए, वे कांग्रेस की स्थापना के प्रबल समर्थक थे, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे कांग्रेस की स्थापना के समर्थक नहीं थे, सॉरी, ये क्या थे? प्रबल विरोधी थे, ठीक है। जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना थी, ये उसके विरोधी थे। उनका मानना था कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहकर ही लाभ मिल सकता है, ऐसा इनका मानना था, ठीक। तो ये कांग्रेस की स्थापना के समर्थक नहीं थे। फिर उन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली, ये भी क्या हो जाएगा? सही है। और उनका उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था, तो ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, कांग्रेस के ये क्या थे? विरोधी थे स्थापना के, लेकिन ये क्या करते हैं? राजा शिव प्रसाद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जो कांग्रेस के विरोध में बनाते हैं ये, ठीक, याद रखेंगे इतना। फिर आगे चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, पारसी समुदाय में सुधार के लिए रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी या नौरोजी फरदौनजी या फिर एस बंगाली, तो ये सभी के सभी ने इसका क्या किया था? गठन किया था, ठीक है। रहनुमाई मजदायन सभा का स्थापना किसने किया था? इन तीनों ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों मतलब ऑप्शन डी आपका होना चाहिए, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी पत्रिका जो थी वो राष्ट्र गुफ्तार थी। इस संगठन की पत्रिका क्या थी? राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है।
तो इतना आपको याद रखना है। राष्ट्र गुफ्तार एक पत्रिका थी, किससे संबंधित थी? तो आपका कौन सा? रहनुमाई मजदायन सभा से संबंधित थी, ठीक है। और ये तीनों आपके आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी और एस एस बंगाली, ठीक है। इतना हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित किया गया 1843 में? तो ये इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि 1843 में गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अगर उतना आपको याद है तो दास प्रथा कब समाप्त हुआ या किसके काल में समाप्त हुआ, उतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा लॉर्ड एलन बरो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। वैसे तो 1833 का जो अधिनियम था, चार्टर अधिनियम था, उसमें दास प्रथा के उन्मूलन का निर्देश दिया गया था, लेकिन 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया? इसे समाप्त किया, एक्ट 5 के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे के विकास जो कि 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि मार्क्स ने भी टिप्पणी की थी, ठीक है। मार्क्स ने इस पर क्या टिप्पणी की थी, उसके हिसाब से मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाना और ब्रिटिश सेना को दूर दराज इलाकों में तीव्रता के साथ भेजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आवागमन से इनका कोई मतलब आवागमन में आसान करने में इनका कोई रुचि नहीं था, इनकी कोई रुचि नहीं थी या कोई इंटरेस्ट नहीं था। भारत में औद्योगिक क्रांति लाने का इनका कोई इरादा नहीं था और ना ही अकाल के समय अनाज पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस विषय पर केंद्रित है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटेन रूल इन इंडिया सबसे पहले तो याद रखिए किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। इसी में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है। किसका सिद्धांत दिया? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, आंकड़ों के साथ सिद्धांत दिया, ठीक है, सिद्ध किया। और ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप जो ब्रिटिश शासन है का प्रभाव और धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन हो गया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन का भारत में आर्थिक प्रभाव, धन का बहिर्गमन यानी कि धन का निष्कासन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिखों के लिए अलग देश की मांग, गुरुद्वारों द्वारा भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना, ब्रिटिश सेना में सिखों की भर्ती बढ़ाना, स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण। तो याद रखिएगा, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना, ये क्या था इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। 1920 का जो दशक था उसमें क्या किया गया? उसमें देखा गया कि महंत भ्रष्ट हो चुके थे, जो इनके पुजारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। इसलिए जो सिखों ने आंदोलन चलाया और 1925 में उन्होंने अधिनियम पारित कराया, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, ठीक है, जिसके द्वारा भ्रष्ट महंतों को वहाँ से हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है आपका आज का। 2 क्वेश्चन में देखिए 49वां क्वेश्चन आज का, सिविल सेवा के संदर्भ में, ठीक है, सिविल सेवा के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, क्या ये कथन सही है? क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है किसे? कॉर्नवालिस को, याद रखेंगे। तो पहला कथन सही है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS पास करने वाले पहले भारतीय थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। पहले IAS बने 1863 में बने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, तो ये भी सही है, भारतीयों को रोकने के लिए ये किया गया था। तो तीनों कथन सही, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा सेट यहाँ पर समाप्त होने वाला है। तो देखिए, 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन को जनसंख्या के किस वर्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा, जनसंख्या के केवल बुद्धिजीवी और शहरी उच्च जातियों पर इसका प्रभाव पड़ा। ग्रामीण गरीब इससे दूर थे, रजवाड़े महिलाएं सभी दूर थे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से शहरी, शिक्षित और उच्च जातियों तक इसका प्रभाव पड़ा और व्यापक ग्रामीण जनता या फिर निम्न वर्ग से बिल्कुल दूर था ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो गया।
आपका यहाँ पास इसी के साथ डे 2 का चैलेंज भी कंप्लीट होता है। इसी प्रकार 20 दिन तक आपको जुड़े रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।